नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया। कहा, भारत का फिनटेक प्रयास सही मायनों में लोगों द्वारा लोगों का और लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया समाधान है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत अखबार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेज बारिश को देखते हुए अधिकारियों को एनडीआरएफ की टीम तैयार रखने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई। इटली ने देश में सूखे की स्थिति के कारण 5 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया। नीदरलैंड्स में महिला हॉकी विश्व कप में आज पूल बी के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला चीन से होगा। बर्मिंघम में क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड आज दूसरी पारी 3 विकेट 259 रन से शुरू करेगा। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और ऑन्स जबूर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है थिल्लैयाडी वल्लियामाई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं राजस्थान में उदयपुर के न्यू फतेहपुरा के डॉक्टर किशोर कुमार पाहुजा। मैं डॉक्टर किशोर कुमार पाहुजा उदयपुर राजस्थान से। मैं आकाशवाणी और विविध भारती के लगभग सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रसारित करती है वह काफी ज्ञानवर्धक है और उसमें स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। मुझे आज इस पहली में पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 94वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के अगुवा के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारत का फिनटेक प्रयास सही मायनों में लोगों द्वारा लोगों का लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया समाधान है। फिनटेक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वर्ल्ड बैंक समेत सबने उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। फिनटेक का जो प्रयास हुआ है, ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये काम आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत समूह के अखबारों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर समारोह समिति के संरक्षक और असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा भी उपस्थित रहेंगे। असमिया भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबार अग्रदूत की शुरूआत राज्य के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। ये अखबार शुरूआत में सप्ताह में 2 दिन छपता था, लेकिन 1995 से ये प्रतिदिन छपने लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों के अपने शासन के दौरान हमेशा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर चले हैं। आज नई दिल्ली में एक चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति सभी पड़ोसी देशों के विकास और समृद्धि की रही है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद की है। In the last 8 years, for example, we are both power exporter and importer from Nepal. The same thing with Bangladesh. We are supplying fuel to a lot of our neighbors. You saw Sri Lanka is in difficulties right now. We have stepped forward to assist them. So this whole idea of India actually as a lifting tide, which is able to lift the entire neighborhood, and a lot of it is human. राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। मैं भारत की बेटी हूँ, इसीलिए भारत के सभी सांसद, सभी विधायक को मैं आग्रह करना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से संविधान के दायरे में रह करके भारत माँ की सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। मैं अपने आप में, मुझे तो विश्वास है, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ बैठक करने के अलावा श्रीमती मुर्मू ने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर सहित एनडीए के सभी सहयोगी दल पहले ही श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। जमुई के सांसद चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी तथा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और नीतीश सरकार में पार्टी के मंत्रियों सहित अन्य नेताओं ने आज सुबह पटना हवाई अड्डे पर सुश्री मुर्मू का भव्य स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति के अंतर्गत देश में अब तक 45 करोड़ लेन-देन हुए हैं। आज नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को काफी लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि राज्य में विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए इस सरकार का गठन हुआ है। श्री फडणवीस ने आज अपने गृहनगर नागपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें विधायक और मेयर बनने का अवसर दिया। इससे पहले पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया। कहा, भारत का फिनटेक प्रयास सही मायनों में लोगों द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया समाधान है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत अखबार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेज बारिश को देखते हुए अधिकारियों को एनडीआरएफ की टीम तैयार रखने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई। इटली ने देश में सूखे की स्थिति के कारण 5 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया। नीदरलैंड्स में महिला हॉकी विश्व कप में आज पूल बी के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला चीन से होगा और बर्मिंघम में क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड आज दूसरी पारी 3 विकेट पर 259 रन से शुरू करेगा और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और ऑन्स जवूर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इटली सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इटली में पिछले 70 वर्ष में ये सबसे भीषण सूखा है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पानी की कमी से निपटने के लिए देश के 5 क्षेत्रों एमिलिया रोमाग्ना, फ्रिउली वेनेजिया गिउलिया, लोम्बार्डी, पेडमोंट और वेनेटो को करीब $4 करोड़ की राशि दी जाएगी। सूखे से इटली की 30% कृषि उपज प्रभावित हो सकती है। कई नगरपालिकाओं ने पहले ही पानी के राशन की घोषणा कर दी है।
नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी विश्व कप में सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय टीम का मुकाबला आज पूल बी के दूसरे मैच में चीन से होगा। भारत का पहला मैच इंग्लैंड से 1-1 से और चीन का न्यूजीलैंड से 2-2 से ड्रॉ रहा था। बर्मिंघम में खेले जा रहे अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 378 रनों के जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए कल 3 विकेट पर 259 रन बना लिए थे। खेल समाप्त होने पर जो रूट 76 और जॉनी बेयरस्टो 72 रन पर खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने 150 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड को जीत के लिए 119 रन की जरूरत है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 245 रनों पर समाप्त की और पहली पारी में 132 रनों की बढ़त के साथ इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 378 रन का लक्ष्य रखा। विंबलडन में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला जानिक सिनर से और डेविड गोफिन का मुकाबला कैमरन नोरी से होगा। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में मैरी बुस्कोवा ओन्स जयपुर से खेलेंगी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में ताबजना मारिया का मुकाबला जूल नीमियर से होगा। महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में निकोल मार्टिस और एलेन पेरेज का मुकाबला बारबोरा क्रेजिसिकोवा और कैटरीना सिनेवाकोवा से होगा। मिक्स्ड डबल्स में मैथ्यू एब्डेन और सामंथा स्टोसर की जोड़ी का मुकाबला जॉनी ओमारा और एलिसिया बेमेट से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। वीर बलिदानी बुधू खान को हमारा शत शत नमन। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। तारादास नादिया के क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। उन्हें कृष्णानगर में जुलूस के संबंध में दोषी ठहराया गया और 24 मई 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। धरती माँ के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन। अमल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निवासी थे।
पहले दुर्गामल ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया। गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गामल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गामल को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी के चिपण और रायगढ़ के महाड में ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सतारा, पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मूसलाधार बारिश के मद्देनजर कोंकण क्षेत्र के जिलाधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य बचाव दलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। श्री शिंदे मुंबई में तेज वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारी बारिश से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कुल 13 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि इस महीने की 8 तारीख को कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण में भी बाढ़ की स्थिति पैदा होने से पहले एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जा रहा है। मुंबई में लगातार भारी बारिश जारी है, जिसके कारण चुनाभट्टी और कुर्ला रेलवे स्टेशनों में रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्बर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई है। मुंबई सेंट्रल लाइन पर उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय से 20 से 30 मिनट देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के जिला प्रशासन से लोगों को संभावित बाढ़ की स्थिति की पूर्व सूचना देने को कहा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। 6000 से अधिक तीर्थयात्रियों का 7वां जत्था आज सुबह 239 वाहनों के काफिले में जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। हालांकि खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। 3000 से अधिक श्रद्धालु नुनवा आधार शिविर में फंसे हैं। 18000 से अधिक यात्रियों ने कल पवित्र गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की।
अब तक 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। इस बीच मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कुल्लनगुंड इलाके में बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को आज सुबह वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। यातायात को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिला प्रशासन ने अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करने के लिए एक डेस्क की स्थापना की है। अब किसी भी श्रद्धालु को बिना इस कार्ड के उधमपुर रेलवे स्टेशन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन की इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। लद्दाख में बडगाम करगिल के गांव खुंडा, अचम्बुर और स्टाकपा में बारिश के कारण आई बाढ़ से खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। कृषि भूमि, घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। और अब एक नजर मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में बादल छाए रहेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में किसी भी तरह सर्विस चार्ज यानी सेवा प्रभार नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने अनुचित व्यापार प्रचलन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अन्य नाम से सेवा प्रभार नहीं वसूला जाएगा। दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है कि सेवा प्रभार के आधार पर प्रवेश और सेवा प्रावधानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी हालत में इसे खाने के बिल में शामिल कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूला नहीं जाएगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो भारतीय सहकारिता आंदोलन के अगुवा के रूप में पहचाने जाते हैं। वे स्वतंत्र पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक परिसंघ के भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया। कहा, भारत का फिनटेक प्रयास सही मायनों में लोगों द्वारा लोगों का और लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया समाधान है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत अखबार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक नामांकन भरे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेज बारिश को देखते हुए अधिकारियों को एनडीआरएफ की टीम तैयार रखने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और ऑन्स जबोर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।